दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया पेपर। वह है हमारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र 2019। ठीक है, इसके पहले के जो पेपर हैं यानी कि 2020, 2021, 2022 और 23 के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित दोस्तों जो पेपर हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड किए जा चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आज एक नया प्रश्न पत्र स्टार्ट करेंगे 2019 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, तो इसके जितने भी प्रश्न हैं सारे हमारे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू दोस्तों परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वह है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखें क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। क्या है पहला पॉइंट? कह रहा है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का क्या था? दाम था। ठीक है, फिर से देखें कथन कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे कि कथन तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारा हुआ बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ 1540 में। ठीक है, फिर हुआ दोस्तों हमारा कौन? वह हुआ सरनाल का युद्ध, जो कि हुआ दोस्तों 1572 में। ठीक है, फिर दोस्तों हुआ हमारा धर्मत का युद्ध 1658 में, और लास्ट में हुआ जजाऊ का युद्ध 1707 में। ठीक है, फिर देखें बिलग्राम का युद्ध हुआ दोस्तों 1540 में, फिर हुआ दोस्तों सरनाल का युद्ध 1572 में, फिर हुआ दोस्तों धर्मत का युद्ध 1658 में, फिर हुआ दोस्तों जजाऊ का युद्ध 1707 में। ठीक है, फिर देखें बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1707 में, और सही सीरीज हमारी होगी 2, 1, 3 और 4। ठीक है, याद रखें एक बार और देख लें। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में और जजाऊ का युद्ध 1707 में, और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए यहां देखें तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों कि हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कह रहा है कि हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कह रहा है कि दोस्तों हठयोग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। क्या है? हठयोग जो है यह दोस्तों नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। फिर कह रहा है कि हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। क्या है? हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो दोनों पॉइंट हमारे सही हैं, यानी कि हठयोग दोस्तों नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दोनों दोस्तों हमारा हठयोग के संदर्भ में जो पॉइंट दिए गए हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हमारे बिल्कुल सही पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1 एवं 2 हमारे दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, याद रखिए हठयोग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही है। फिर है कि हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो पहला कह रहा है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। क्या है? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बी कह रहा है दोस्तों की सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। क्या है? सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। फिर दोस्तों हमारा सी क्या कह रहा है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो यही पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और डी कह रहा है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी,
बी कह रहा है कि सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, और डी है कि मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो यह तीनों पॉइंट हमारे सही हैं, जबकि दिया गया है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो इक्ता व्यवस्था के संबंध में 3 पॉइंट हमारे सही हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ए, बी और डी पॉइंट सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखें यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, यहाँ देखें नीचे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखें, तबकाते नासरी दिया गया है दोस्तों मिनहाजुल सिराज जसजानी। क्या है, तबकाते नासरी दिया गया है दोस्तों मिनहाजुल सिराज जसजानी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों तारिके फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक। क्या है, तारिके फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तुगलकनामा दोस्तों कह रहा है कि तुगलकनामा इब्न बतूता। ठीक है, कह रहा है तुगलकनामा इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, तो तुगलकनामा दोस्तों किसकी, तुगलकनामा इब्न बतूता की रचना नहीं है। ठीक है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी दोस्तों, तो तुगलकनामा की रचना की थी दोस्तों हमारे, यहाँ पे देखें क्या है, तुगलकनामा की रचना दोस्तों अमीर खुसरो ने की थी, ना कि दोस्तों कौन, इब्न तूता ने। ठीक है, इब्न बतूता ने हमारा क्या वह है दोस्तों कि इब्न बतूता ने दोस्तों तुगलकनामा की रचना नहीं की थी। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखें। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि यहाँ पे देखें क्या है, कह रहा है दोस्तों कि तबकाते नासरी। ठीक है, तो तबकाते नासरी कह रहा है दोस्तों कि मिनहाजुल सिराज जसजानी। ठीक है, तबकाते नासरी कह रहा है मिनहाजुल सिराज जसजानी। तारिके फिरोज शाही कह रहा है दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ। क्या है, तारिके फिरोज शाही कह रहा है शम्स ए सिराज अफीफ। फिर कह रहा है दोस्तों तुगलकनामा इब्न बतूता। फिर कह रहा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो 3 हमारे जो पुस्तक दिए गए हैं दोस्तों यह बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज जसजानी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है हमारा क्या, फिर लिखा गया है कि तारिके फिरोज शाही, तो यह दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है, यह भी हमारा सही है। लेकिन दोस्तों तुगलकनामा कह रहा है इब्न बतूता, यह हमारा गलत है। तुगलकनामा दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर से देखें, तबकाते नासरी दोस्तों मिनहाजुल सिराज जसजानी। क्या है, तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज जसजानी। ठीक है, फिर है तारिके फिरोज शाही तो शम्स ए सिराज अफीफ, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, यह भी सही सुमेल है। लेकिन तुगलकनामा इब्न बतूता कह रहा है यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तुगलकनामा लिखा गया था दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तुगलकनामा लिखा गया है दोस्तों हमारा किसके द्वारा, तुगलकनामा लिखा गया है दोस्तों वह है हमारा किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा ना लिख के तुगलकनामा हमारा लिखा गया है किसके द्वारा, यह लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है कि तबकाते नासरी दिया गया है दोस्तों मिनहाजुल सिराज जसजानी के द्वारा। ठीक है, फिर दिया गया दोस्तों तारिके फिरोज शाही, तो याद रखिए तारिके फिरोज शाही दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, तारिके फिरोज शाही हो जाएगा शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा, हुमायूंनामा हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा, और तुगलकनामा इब्न बतूता से ना होके दोस्तों यह सुमेल होगा हमारा तुगलकनामा अमीर खुसरो से। और इब्न तूता ने क्या लिखा था, तो इब्न तूता की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों वह है हमारी रिहला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, दाम कह रहा है ताम्र की मुद्रा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों दाम हमारा ताम्र की मुद्रा। फिर कह रहा है दोस्तों देसाई राजस्व अधिकारी। ठीक है, फिर कह रहा है दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और जरीब कह रहा है एक प्रकार का कर। ठीक है, तो जरीब हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जरीब ही हमारा ऑप्शन डी यानी कि सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि दाम हमारा ताम्र की मुद्रा। ठीक है दोस्तों, दाम कह रहा है ताम्र की मुद्रा, देसाई कह रहा है राजस्व अधिकारी, दीवान कह रहा है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। ठीक है दोस्तों, और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा जरीब। ठीक है, तो जरीब एक कर नहीं बल्कि मुगल काल में भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था। ठीक है, जरीब क्या था, जरीब एक कर नहीं था दोस्तों, यह मुगल काल में भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि दाम हमारा ताम्र की मुद्रा थी, देसाई हमारा राजस्व अधिकारी था, दीवान हमारा प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। ठीक है, जरीब एक प्रकार का कर ना होके दोस्तों एक भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक पैमाना था, ना कि कर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन डी हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे दोस्तों मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, चंदायन से। ठीक है, मुल्ला दाऊद को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे,
चंदायन से, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों दामोदर कवि, तो दामोदर कवि को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, वह है हमारा पद्मावती कथा, ठीक है। दामोदर कवि को हम लोग सुमेल करेंगे पद्मावती कथा से। फिर है दोस्तों कह रहा है कि सोमनाथ, तो सोमनाथ को हम लोग सुमेल करेंगे किससे, सोमनाथ को सुमेल करेंगे दोस्तों हम राग विबोध से, ठीक है। और फिर है दोस्तों अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो को हम लोग सुमेल करेंगे किससे, वह है दोस्तों हमारा अमीर खुसरो सुमेल हो जाएगा दोस्तों आशिका से, ठीक है। फिर देखिए मुल्ला दाऊद हो जाएगा दोस्तों चंदायन से, क्या है मुल्ला दाऊद हो जाएगा दोस्तों चंदायन से। फिर दोस्तों हमारा दामोदर कवि हो जाएगा किससे, तो दामोदर कवि हो जाएगा दोस्तों हमारा पद्मावती कथा से, ठीक है। दामोदर कवि पद्मावती कथा से। फिर दोस्तों सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध से, ठीक है। सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध से। और अमीर खुसरो हो जाएगा दोस्तों आशिका से, ठीक है। तो सही आंसर इसका हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे देखें, सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे दोस्तों बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और फिर देखेंगे कि मुल्ला दाऊद हो जाएगा दोस्तों चंदायन से, ठीक है। दामोदर कवि हो जाएगा पद्मावती कथा से। सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध से। अमीर खुसरो हो जाएगा आशिका से, ठीक है। मुल्ला दाऊद हो जाएगा दोस्तों चंदायन से। दामोदर कवि पद्मावती कथा से। सोमनाथ राग विबोध से। अमीर खुसरो आशिका से, ठीक है। मुल्ला दाऊद हो जाएगा चंदायन से। दामोदर कवि पद्मावती कथा से। सोमनाथ राग विबोध से। अमीर खुसरो आशिका से। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें, ठीक है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, क्या है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो याद रखें दोस्तों भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दोस्तों क्या है तानसेन को अकबर के पूर्व क्या किया था, संरक्षण दिया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो याद रखिए दोस्तों भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया, तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, कह रहा है यहाँ देखें, मिलान का प्रश्न है दोस्तों, राजवंश और उनकी राजधानी को सुमेल करना है, ठीक है। चलिए तो पल्लव, हम सभी जानते हैं दोस्तों पल्लव की राजधानी क्या थी, पल्लव की राजधानी थी दोस्तों कांची, ठीक है। पल्लव की राजधानी को सुमेल करेंगे दोस्तों कांची से, ठीक है। पांड्य की राजधानी को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, वह है दोस्तों मदुरा से। फिर दोस्तों यादव की राजधानी हम सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है किससे, तो यादव की राजधानी हम सुमेल करेंगे दोस्तों देवगिरी से। और फिर दोस्तों काकतीय वंश की राजधानी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, वह है दोस्तों हमारा वारंगल से। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। पल्लव की राजधानी थी दोस्तों कांची, क्या है, पल्लव की राजधानी थी दोस्तों कांची। पांड्य की राजधानी थी दोस्तों मदुरा। यादव की राजधानी थी देवगिरी, काकतीय की वारंगल, ठीक है। पल्लव की दोस्तों कांची, पांड्य की दोस्तों मदुरा, यादव की दोस्तों देवगिरी, काकतीय की वारंगल, ठीक है। पल्लव की दोस्तों कांची हो जाएगी, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल, ठीक है। पल्लव की कांची हो जाएगी, पांड्य की मदुरा हो जाएगी, यादव की देवगिरी हो जाएगी, काकतीय की वारंगल। पल्लव की दोस्तों कांची, पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न पत्र की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते चलें, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे कौन से, हमारे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न पत्र को देखेंगे। यहाँ 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा राबिया दौरानी का मकबरा, ठीक है। राबिया दौरानी का मकबरा, जिसका हमारा निर्माण किया गया था दोस्तों, कब किया गया था इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किया गया था 1651 से 1661 के बीच में, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण किया गया था कब, 1651 से दोस्तों 1661 के बीच में, ठीक है। इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखिए। चलिए फिर है दोस्तों हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, इसका निर्माण किया गया था दोस्तों कब, 1545 में, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, इसको कब निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था दोस्तों हुमायूं का मकबरा 1570 में, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर, तो अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण किया गया था दोस्तों कब, इसका निर्माण किया गया था 1408 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब हम सीरीज को व्यवस्थित करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सीरीज हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कौन,
सबसे पहले हो जाएगा हमारा वह है अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा अटाला मस्जिद जौनपुर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर सबसे पहले हो जाएगा 1408 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसका निर्माण किया गया था दोस्तों कब, 1545 में। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों 4, फिर हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, तो 4 और 2 एक ही में दिया गया है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अटाला मस्जिद 1408 में, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 में, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 में, फिर हो जाएगा दोस्तों क्या, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1651 से 1661 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। तो सही सीरीज 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले होगा दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 में, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में, फिर राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1651 से 1661 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में, फिर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम 1545 में, फिर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा 1570 में, फिर दोस्तों हो जाएगा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1651 से 1661 के बीच में। सही सीरीज हो जाएगी हमारी 4, 2, 3 और 1। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया हमारा। फिर कह रहा है दोस्तों कि मनसबदारी का पद पैतृक था। ठीक है, कह रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, तो यह हमारा पॉइंट दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि मनसबदारी का पद जो था वह पैतृक नहीं था, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था दोस्तों। ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक सम्राट की इच्छा तक ही यह पद पर रहता था, अर्थात यह वंशानुगत पैतृक पद नहीं था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही पॉइंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मार्कंडेश्वर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मार्कंडेश्वर। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों मार्कंडेश्वर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता, तो मार्कंडेश्वर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है दोस्तों चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। कह रहा है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो याद रखिए दोस्तों बांस कला से। ठीक है, किससे, बांस कला से। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, याद रखें 13वां नंबर प्रश्न कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो याद रखिए दोस्तों बांस कला से, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो याद रखिए दोस्तों बांस कला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ देखें, चलिए अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो याद रखें दोस्तों 1872 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1872 में दोस्तों हमारा नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, याद रखें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1872 में। चलिए आगे देखें 15वां नंबर प्रश्न दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि आंदोलन और वर्ष। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पाबना की बात कर रहा है, तो पाबना को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। पाबना हमारा हुआ था, कब हुआ था, तो पाबना हुआ था दोस्तों हमारा 1873 से 85 के बीच में। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है एका आंदोलन, तो एका आंदोलन कब हुआ था। एका आंदोलन हुआ दोस्तों हमारा 1922 से, इसको हम सुमेल करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा संथाल, हम सभी लोग जानते हैं 1855 से 56 के बीच। फिर दोस्तों हमारा ताना भगत आंदोलन हुआ दोस्तों हमारा कब, यह हुआ
1914 में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पाबना हमारा हुआ था वर्ष 1873 से 85 के बीच में। ठीक है, पाबना कब हुआ? 1873 से 85 के बीच में। एका हुआ दोस्तों हमारा 1922 में। ठीक है, एका कब हुआ दोस्तों? 1922 में। ठीक है दोस्तों, संथाल हुआ 1855 से 56 के बीच में, और ताना भगत हुआ दोस्तों हमारा 1914 में। ठीक है, तो पाबना हुआ दोस्तों 1873 से 85 के बीच में, एका हुआ दोस्तों हमारा 1922 में, संथाल हुआ 1855-56 में, और ताना भगत हुआ दोस्तों हमारा 1914 में। और सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाबना हमारा हुआ दोस्तों 1873 से 85 के बीच में। ठीक है, एका हुआ दोस्तों हमारा 1922 में, संथाल हुआ 1855-56 में, और ताना भगत हुआ दोस्तों हमारा 1914 में। ठीक है, पाबना हुआ 1873 से 85 के बीच में, एका हुआ दोस्तों 1922 में, संथाल हुआ 1855-56 में, और ताना भगत हुआ दोस्तों हमारा 1914 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ 16वें नंबर प्रश्न पत्र की तरफ। देखें 16वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों भारतीय जल सेना अधिनियम 1927। ठीक है, तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 दोस्तों बिल्कुल हमारा सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल सही सुमेल है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, ठीक है, कह रहा है द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, तो द्वितीय गोलमेज अधिवेशन यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 बिल्कुल सही सुमेल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल सही सुमेल है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन सांप्रदायिक निर्णय दिया गया है दोस्तों 1933, यह 1933 ना होके दोस्तों 1932 होगा। ठीक है, 1933 ना होके यह 1932 में हमारा सांप्रदायिक निर्णय हुआ था, यानी कि कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो भारतीय जल सेना अधिनियम कब हुआ था? यह पारित 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में, जबकि सांप्रदायिक निर्णय 1933 में ना होके दोस्तों 1932 में हुआ था। ठीक है, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1933 में ना होके 1932 में हुआ था। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, उनको हमको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है दोस्तों साइमन आयोग की नियुक्ति। ठीक है, साइमन आयोग की नियुक्ति सबसे पहले दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो साइमन आयोग की नियुक्ति हमारा 1900 कब किया गया था? 27 में। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी दोस्तों कब? यह हुई थी अप्रैल 1930 में। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा अप्रैल 1930 में। फिर कह रहा है दोस्तों फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी दोस्तों 5 नवंबर 1915 में। ठीक है, अब चलिए सीरीज को हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, वह हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1915 में, तो सबसे पहले हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन? वह हो जाएगा दोस्तों हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। फिर हो जाएगा साइमन आयोग की नियुक्ति, और लास्ट में हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। यानी कि दोस्तों हमारा सीरीज जो होगा वह होगा कौन? वह सीरीज होगी हमारी 4, 2, 1 और 3 की। ठीक है, 4, 2, 1 और 3 की हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखें फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1915 में। क्या है? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1915 में। ठीक है, फिर हुआ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, साइमन आयोग की नियुक्ति हुई 1927 में, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई 1930 में। ठीक है, सबसे पहले होगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में। फिर हो जाएगा दोस्तों साइमन आयोग की नियुक्ति
फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर से देखें, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930, ठीक है। एक बार और देखें, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915, फिर होगा हमारा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर होगा हमारा साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 और सबसे लास्ट में होगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ठीक है। तो सही सीरीज होगी हमारी 4, 2, 1 और 3, इसको याद रखिएगा। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। क्या है, कह रहा है दोस्तों जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी उस पर मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखिए दोस्तों कहां पे, बहुत ही फेमस मुकदमा है यह दोस्तों, लाल किला में, दिल्ली में। लाल किला कहां, लाल किला दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में दोस्तों हमारे आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देखें, चलिए देखें दोस्तों, कथन और कारण का प्रश्न है। देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पद में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या है, ऑप्शन बी, हम इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन हमारी कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 20वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे यहां हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ठीक है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों विक्रम संवत पर आधारित है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों हमारा विक्रम संवत पर आधारित ना होकर शक संवत पर आधारित है, तो पहला पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है, ठीक है। हम लोगों ने कब अपनाया था इसको, हम लोगों ने इसको अपनाया था दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को, ठीक है। कब अपनाया था, 22 मार्च 1957 को हम लोगों ने दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था, तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। ना तो 1 और ना ही 2 हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सही सुमेल करना है, यहां पे देखें 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखें, इलाहाबाद की संधि हम सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1765 में, ठीक है। मंगलौर की संधि दोस्तों कब हुई थी, 1784 में, ठीक है। सालबाई की संधि कब हुई थी दोस्तों, 1782 में। मद्रास की संधि कब हुई थी दोस्तों, 1769 में, ठीक है। क्या है, इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों कब, 1765 में, ठीक है। फिर हुआ हमारे मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है। फिर देखिए इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी। कह रहा है इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि हुई दोस्तों कब, 1784 में, ठीक है। सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है। फिर से देखें, इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और दोस्तों मद्रास की संधि 1769 में, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। और बढ़ेंगे दोस्तों अब हम 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है, यहां पे ध्यानपूर्वक देखेंगे।
कह रहा दोस्तों कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों दिया गया है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ दोस्तों, इसका डेट याद रखिए। इसका डेट होगा दोस्तों हमारा सितंबर 1932 में दोस्तों हुआ हमारा पूना पैक्ट। ठीक है, फिर है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों कब, 1931 में। ठीक है, याद रखिए। फिर दोस्तों हमारा क्रिप्स मिशन है। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ दोस्तों, क्रिप्स मिशन का डेट याद रखिए दोस्तों, मार्च, ठीक है, 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ दोस्तों कब, तो इसकी डेट याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट है 1930 में। ठीक है, याद रखिए। फिर देखिए पूना पैक्ट हुआ दोस्तों सितंबर 1932 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सही सीरीज होगा दोस्तों हमारा 4, 2, 1 और 3। ठीक है, सही सीरीज क्या होगा, 4, 2, 1 और 3, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, फिर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट, फिर हो जाएगा दोस्तों पूना पैक्ट और फिर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्स मिशन। ठीक है, सबसे पहले होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर होगा गांधी इरविन पैक्ट हमारा 1931, फिर हो जाएगा दोस्तों पूना पैक्ट 1932 और लास्ट में होगा क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा गांधी इरविन पैक्ट 1931, फिर हो जाएगा पूना पैक्ट 1932 और लास्ट में होगा हमारा क्रिप्स मिशन 1942। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सही सीरीज होगा दोस्तों हमारा 4, 2, 1 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। कह रहा है पहला कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है, कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। फिर दूसरा कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो दोनों पॉइंट दोस्तों हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यानी कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में जो पॉइंट दिए गए हैं कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है दोस्तों कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1 एवं 2 दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग जो 23वां नंबर प्रश्न है इसके पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, 24वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था दोस्तों। तो सीआर फार्मूला बनाया था दोस्तों 1944 में हमारे राजगोपालाचारी ने, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, जिसको हम लोग सीआर फार्मूला भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया, तो वह दोस्तों बनाया था हमारे सी राजगोपालाचारी ने 1944। डेट भी याद रखिए, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ क्या कह रहा है देखें, कह रहा है दोस्तों द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे दोस्तों हमारे बिपिन चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा बिपिन चंद्र। ठीक है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे दोस्तों ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। ठीक है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए पुस्तकें बार बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं पुस्तक हमारी। ठीक है, एक बार और देख लें, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया दोस्तों हमारी लिखी गई है बिपिन चंद्र के द्वारा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक की तरफ, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, चलिए वनस्पति प्रकार व वनस्पति प्रकार दिए गए हैं और वे किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें हमको सुमेल करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों माकवी की। ठीक है, तो माकवी हमारी पाई जाती है दोस्तों भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, माकवी कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, बात करें दोस्तों फिम्बस की, तो फिम्बस पाई जाती है दोस्तों हमारी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फिम्बस हमारी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। बात करें दोस्तों चैपरेल की, तो चैपरेल हमारी पाई जाती है दोस्तों कैलिफोर्निया में। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों मेटोरेल की, तो मेटोरेल कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है दोस्तों चिली में। ठीक है, याद रखिए
हमारी दोस्तों यदि बात करें माकवी की, तो माकवी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। माकवी कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। फिम्बस कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी अफ्रीका में फिम्बस पाई जाती है। चैपरेल पाई जाती है कैलिफोर्निया में, और मेटोरेल पाई जाती है दोस्तों चिली में, ठीक है। माकवी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, याद रखिए। फिर दोस्तों हमारा कौन सा फिर हो जाएगा? हमारा फिम्बस। तो फिम्बस पाई जाती है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। फिम्बस कहाँ पाई जाती है? तो फिम्बस पाई जाती है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा चैपरेल। तो चैपरेल पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा दोस्तों वनस्पति प्रकार और क्षेत्र, ठीक है। फिर से देखेंगे, माकवी दोस्तों हमारी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। माकवी पाई जाती है दोस्तों भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। फिम्बस पाई जाती है दोस्तों हमारी दक्षिणी अफ्रीका में। चैपरेल पाई जाती है कैलिफोर्निया में, और मेटोरेल पाई जाती है दोस्तों चिली में, ठीक है। एक बार और देखें, माकवी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस पाई जाती है हमारी दक्षिणी अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मेटोरेल हमारी चिली में, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इसका सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखें, सही आंसर इसका मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 2, 3, 1 और 4, ठीक है। 2, 3, 1 और 4, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार यहां देख लें, माकवी हमारी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। फिम्बस हमारी पाई जाती है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। फिर है दोस्तों हमारी चैपरेल पाई जाती है दोस्तों कैलिफोर्निया में, और मेटोरेल पाई जाती है दोस्तों हमारी चिली में, ठीक है। माकवी कहाँ? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया, और मेटोरेल चिली में, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 27वें नंबर प्रश्न की तरफ देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है देश और उनकी राजधानी, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, किससे? वह है हमारा ताशकंद से, ठीक है। ताजिकिस्तान को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, ताजिकिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों दुशांबे से, ठीक है। और किर्गिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे? बिश्केक से। और तुर्कमेनिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों अशगाबाद से, ठीक है। उज्बेकिस्तान को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों ताशकंद से। ताजिकिस्तान को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों दुशांबे से। किर्गिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों बिश्केक से। और तुर्कमेनिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों अशगाबाद से, ठीक है। उज्बेकिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों ताशकंद से। ताजिकिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों दुशांबे से। किर्गिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों बिश्केक से। तुर्कमेनिस्तान को सुमेल करेंगे अशगाबाद से, ठीक है। फिर देखिए, उज्बेकिस्तान को सुमेल करेंगे ताशकंद से। ताजिकिस्तान को सुमेल करेंगे दोस्तों दुशांबे से। किर्गिस्तान को सुमेल करेंगे बिश्केक से। तुर्कमेनिस्तान को सुमेल करेंगे अशगाबाद से, ठीक है। उज्बेकिस्तान को ताशकंद से, ताजिकिस्तान को दोस्तों दुशांबे से, किर्गिस्तान को दोस्तों बिश्केक से, और तुर्कमेनिस्तान को हम अशगाबाद से सुमेल करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लें, उज्बेकिस्तान ताशकंद से। ताजिकिस्तान दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा दुशांबे से, ठीक है। ताजिकिस्तान सुमेल हो जाएगा दुशांबे से। किर्गिस्तान हो जाएगा दोस्तों बिश्केक से। और तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा दोस्तों हमारा अशगाबाद से। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारी चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या। चलिए दोस्तों, हम मार्क करेंगे इसका सही आंसर, हम मार्क करेंगे दोस्तों 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी ताशकंद। ताजिकिस्तान की हो जाएगी दोस्तों दुशांबे। किर्गिस्तान की हो जाएगी बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की हो जाएगी दोस्तों अशगाबाद, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 28वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र, ठीक है। कह रहा है दोस्तों अधिजीवी वनस्पति। क्या है दोस्तों? अधिजीवी वनस्पति। तो अधिजीवी वनस्पति हो जाएगा दोस्तों हमारा भूमध्य रेखीय, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखीय, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों बबूल, ठीक है। तो बबूल हो जाएगा दोस्तों हमारा सहारा, ठीक है। बबूल हो जाएगा दोस्तों हमारा सहारा, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि बायोबाब, ठीक है। तो बायोबाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? बायोबाब हो जाएगा दोस्तों हमारा सवाना से, ठीक है। और देवदार हो जाएगा दोस्तों हमारा भूमध्य सागरीय, ठीक है। देवदार हो जाएगा दोस्तों हमारा भूमध्य सागरीय, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे, कह रहा है दोस्तों अधिजीवी वनस्पति। तो याद रखिए, अधिजीवी वनस्पति पाई जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय, ठीक है। बबूल हो जाएगा दोस्तों सहारा। बायोबाब हो जाएगा दोस्तों सवाना। और देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति हो जाएगा भूमध्य रेखीय। बबूल हो जाएगा सहारा। बायोबाब हो जाएगा सवाना। देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। बबूल सहारा। बायोबाब हो जाएगा सवाना। देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। बबूल हो जाएगा दोस्तों सहारा।
फिर बायोबाब हो जाएगा दोस्तों सवाना, देवदार हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागरीय, ठीक है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय, बबूल दोस्तों सहारा, बायोबाब हो जाएगा सवाना और देवदार हो जाएगा भूमध्य सागरीय। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 29वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है जनजाति और स्थान, ठीक है। कह रहा है दोस्तों पिग्मी, तो पिग्मी पाई जाती है हमारी कहाँ, कांगो बेसिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। पिग्मी हमारी कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी दोस्तों हमारे पाए जाते हैं नागालैंड में, ठीक है। अंगामी हमारे पाए जाते हैं दोस्तों नागालैंड में, और एनू हमारे कहाँ पाए जाते हैं, जापान। यह भी हमारा सही सुमेल है। लेकिन कह रहा है किर्गिज सूडान, ठीक है। तो किर्गिज दोस्तों सूडान में ना पाके या पाते हैं हम लोग कहाँ पे, मध्य एशिया में, ठीक है। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, सूडान में ना होके या मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों पिग्मी हमारी पाई जाती है कांगो बेसिन में, अंगामी पाई जाती है नागालैंड में, एनू पाई जाती है जापान में, जबकि किर्गिज सूडान में ना होके दोस्तों यह पाई जाती हैं मध्य एशिया में, ठीक है। क्या है, पिग्मी हमारी कांगो बेसिन, अंगामी दोस्तों नागालैंड, एनू हमारे जापान, जबकि किर्गिज सूडान में ना होके दोस्तों यह पाई जाती हैं मध्य एशिया में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखें 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। क्या है, कह रहा है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, कथन तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कथन की हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ठीक है। कह रहा है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। फिर कारण कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन तथा कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कि कह रहा है कि कथन हमारा हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो यह पॉइंट हमारा सही है यह भी, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे, कथन तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। याद रखिएगा हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, यह सही है। फिर कह रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा 31वां नंबर प्रश्न कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, ठीक है। कह रहा है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो याद रखिए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों महादेव, फिर हो जाएगा मैकाल, और फिर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर, ठीक है। क्या है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो याद रखिए दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा सतपुड़ा, फिर हो जाएगा दोस्तों महादेव, फिर हो जाएगा मैकाल, और फिर हो जाएगा छोटा नागपुर। सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। इस पॉइंट को याद रखिए, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है हमारा मध्य भारत की कुछ चोटियों का। चलिए देखिए 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कथन और कारण का प्रश्न है, कथन हम पढ़ेंगे। कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्या है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों। पहला कथन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। क्या है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए, ठीक है। कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कारण कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमारे सही हैं, कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। कथन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर कारण कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ठीक है। तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। क्या है,
कि दोस्तों मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो याद रखिए दोस्तों सरोवरीय मैदान का। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो याद रखिए सरोवरीय मैदान का। ठीक है, क्या है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, ऑप्शन ए सरोवरीय मैदान का। ठीक है, 34वां नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों दामोदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों दामोदर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्तों दामोदर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किस बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 36वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। क्या है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। फिर कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, देखिए फिर तीनों पॉइंट, कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, फिर कह रहा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि थर्ड, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर से देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला कह रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। क्या है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, फिर है दोस्तों हमारा कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समुद्री लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट हमारे सही है दोस्तों। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। ठीक है, एक बार और देख लें, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। ठीक है, यहां देखें, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। क्या है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तर में हो जाएगी दोस्तों हमारी लेक मंजला, फिर दोस्तों हो जाएगी हमारी लेक टिम्सा, फिर हो जाएगी ग्रेट बीटर लेक, फिर हो जाएगी दोस्तों लिटिल बीटर लेक। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों हमारी सबसे उत्तर में लेक मंजला। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक। ठीक है दोस्तों, याद रखें सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों लेक मंजला। ठीक है, फिर है दोस्तों लेक टिम्सा। क्या है, लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों लेक मंजला, फिर हो जाएगा दोस्तों लेक टिम्सा, फिर ग्रेटर बीटर लेक, फिर दोस्तों लिटिल बीटर लेक। ठीक है, लेक मंजला, फिर दोस्तों लेक टिम्सा, फिर ग्रेटर बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक। यह पॉइंट हमको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। चलिए दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो याद रखिए दोस्तों जो टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है वह है दोस्तों उत्तर अटलांटिक कटक का। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है दोस्तों तो उत्तर अटलांटिक कटक का, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है तो उत्तर अटलांटिक कटक का, यह बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है हमारा टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे।
कह रहा दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ सुमेल करेंगे दोस्तों। विली विलीज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, विली विलीज को सुमेल करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। टैफू को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो टैफू को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह है दोस्तों हमारा जापान से। ठीक है, फिर दोस्तों बगुइयों को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो बगुइयों को सुमेल करेंगे दोस्तों हम फिलीपींस से। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा हरिकेन्स दिया गया है, तो हरिकेन्स को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यूएसए से। ठीक है, तो सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी को। ठीक है, यानी कि दोस्तों विली विलीज हो जाएगी हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, टैफू हो जाएगी दोस्तों हमारी जापान से, बगुइयो हो जाएगी फिलीपींस से और हरिकेन्स हो जाएगी यूएसए से। ठीक है, क्या है दोस्तों? विली विलीज हो जाएगी दोस्तों हमारी जापान से। ठीक, विली विलीज हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, टैफू हो जाएगी दोस्तों हमारी जापान से, बगुइयो हो जाएगी फिलीपींस से और हरिकेन्स हो जाएगी यूएसए से। क्या है? विली विलीज हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, टैफू हो जाएगी जापान से, बगुइयो फिलीपींस से, हरिकेन्स यूएसए से। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया से, टैफू जापान से, बगुइयो फिलीपींस से, हरिकेन्स यूएसए से। क्या है? विली विलीज हो जाएगी दोस्तों हमारी बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया से, टैफू हो जाएगी जापान से, बगुइयो फिलीपींस से, हरिकेन्स यूएसए से। बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बगुइयो फिलीपींस और हरिकेन्स यूएसए याद रखिए। ठीक है, 40वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों सोची। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोची। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों सोची इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हमारा पवन और देश यहां दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। चलिए कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा दोस्तों सांता आना। तो सांता आना दोस्तों कैलिफोर्निया में बहती है, या बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हबूब। तो हबूब दोस्तों हमारा सूडान, या भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों यामो। तो यामो दोस्तों या भी हमारा जापान, बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन कह रहा है दोस्तों मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल हमारा ऑस्ट्रेलिया, यह गलत सुमेल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मिस्ट्रल हमारा दिया गया है, क्या है? मिस्ट्रल दिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यह हमारा बिल्कुल गलत सुमेल है। ठीक है, मिस्ट्रल कहाँ बहती है दोस्तों? तो मिस्ट्रल बहती है दोस्तों आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है, और यह फ्रांस में रोन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सांता आना दोस्तों हमारी बहती है कैलिफोर्निया में, बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, हबूब हमारा सूडान में, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। यामो कह रहा है दोस्तों जापान में, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि मिस्ट्रल कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो यह हमारा गलत है। ठीक है, मिस्ट्रल कहाँ बहती है दोस्तों? मिस्ट्रल आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है, और यह फ्रांस में रोन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सांता आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही सुमेल है, हबूब सूडान बिल्कुल सही सुमेल है, यामो जापान यह भी सही सुमेल है, लेकिन मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में ना बह के दोस्तों फ्रांस में बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 42वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चले, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए 42वां नंबर प्रश्न देखें। कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति को हम सुमेल करेंगे। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि तालचिर। तो तालचिर कहाँ है दोस्तों? याद रखिए तालचिर है दोस्तों हमारी महानदी घाटी में। ठीक है, तालचिर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से। फिर कह रहा है दोस्तों कर्णपुरा। ठीक है, तो कर्णपुरा कहाँ है दोस्तों? तो कर्णपुरा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? दामोदर घाटी से। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि हमारा सिंगरौली। तो सिंगरौली को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो सिंगरौली को सुमेल करेंगे दोस्तों सोन घाटी से, और सिंगरेनी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? गोदावरी घाटी से। ठीक है, फिर देखिए सही आंसर हम इसका मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए। देखें यहाँ पे तालचिर को सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से। किससे? तालचिर को सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से, कर्णपुरा को सुमेल करेंगे दोस्तों दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सुमेल करेंगे दोस्तों सोन घाटी से, और सिंगरेनी को सुमेल करेंगे दोस्तों गोदावरी घाटी से। ठीक है, तालचिर को सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से, कर्णपुरा को सुमेल करेंगे दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सुमेल करेंगे सोन घाटी से, सिंगरेनी को सुमेल करेंगे गोदावरी घाटी से। ठीक है, तालचिर को सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से, कर्णपुरा को सुमेल करेंगे दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सुमेल करेंगे सोन घाटी से, सिंगरेनी को सुमेल करेंगे गोदावरी घाटी से। ठीक है दोस्तों, तालचिर को सुमेल करेंगे दोस्तों महानदी घाटी से। ठीक है, कर्णपुरा को सुमेल करेंगे दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सोन घाटी से, सिंगरेनी को गोदावरी घाटी से। तालचिर को महानदी घाटी से, कर्णपुरा को दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सोन घाटी से, सिंगरेनी को गोदावरी घाटी से। तालचिर को महानदी घाटी से, कर्णपुरा को दामोदर घाटी से, सिंगरौली को सोन घाटी से, सिंगरेनी को गोदावरी घाटी से। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 43वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ठीक है, याद रखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों गुरला मानधाता। ठीक है, कह रहा है गुरला मानधाता। ठीक है,
यह हमारा दोस्तों चोटी भारत में स्थित नहीं है, जबकि दोस्तों नामचा बरवा नंगा पर्वत कामेट हमारा भारत में स्थित है। ठीक है, तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों स्थित है हमारी गुरला मांधाता, यह दोस्तों तिब्बत में स्थित है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अब स्थित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों गुरला मांधाता यह हमारी यह हमारी भारत में स्थित नहीं है, यह दोस्तों हमारी स्थित है गुरला मांधाता पर्वत, यह हमारी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, जबकि कामेट नामचा बरवा नंगा दोस्तों यह हमारी भारत में स्थित है। चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, याद रखिए। कह रहा है दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान क्या है? कह रहा है दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो याद रखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो याद रखिए पश्चिम से पूर्व की ओर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए, सारे प्रश्न जो दिए गए हैं हमारी वह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या इसका आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या? लूनी नदी। ठीक है, जो कि कहाँ बहती है दोस्तों? हमारे राजस्थान में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो याद रखिए दोस्तों लूनी नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो याद रखिए दोस्तों लूनी नदी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में रिपीट। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो याद रखिए दोस्तों बंगाल डेल्टा। ठीक है, कह रहा है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो याद रखिए दोस्तों बंगाल डेल्टा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो याद रखिए दोस्तों बंगाल डेल्टा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए कथन कारण का प्रश्न है, देखेंगे। 47वां नंबर प्रश्न कथन देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्या यहाँ पे कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। क्या है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, लेकिन हमारा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। फिर कारण कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है, लेकिन दोस्तों कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, कह रहा है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो कह रहा है कि दोस्तों उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। क्या है दोस्तों? उत्पादक जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। यही पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उत्पादक जो है वह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इकोसिस्टम के संबंध में यह कथन सत्य है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप सही मार्क करेंगे, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 49वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ? सुपोषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ पढ़ेंगे हम। कह रहा है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। क्या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। फिर कह रहा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों पॉइंट हमारे सुपोषण से संबंधित सही दिए गए हैं। ठीक है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं? तो याद रखिए यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है। और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर देता है दोस्तों? कम कर देता है। ठीक है, तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? कम करता है। तो एक और दोनों हमारे दोनों पॉइंट सही होंगे, हम सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखें।
कह रहा है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो याद रखिए दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो पहला ही पॉइंट दोस्तों हमारा सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह पॉइंट हमारा सही नहीं दिया गया है, जबकि उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, यह हमारा सही है। फिर आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, यह भी सही है। फिर कह रहा है कि जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर क्या होता है, घटती जाती है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, पहला ही पॉइंट हमारा गलत था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा क्या, वह दोस्तों हमारा हो जाएगा लाइकेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइकेंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए लाइकेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है कि दोस्तों गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है दोस्तों हमारा मीथेन, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है दोस्तों हमारी मीथेन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उसको हम लोग एक और वीडियो लाएंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और तब तक लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।